देखिए, बात यहाँ है कि हम अध्याय 3 चल रहे हैं, भारत की जलवायु। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरे पार्ट पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो हम पढ़े मौसम की समझ, और पहले अध्याय में हम पढ़े थे मौसम की भारतीय भौतिक विविधता पढ़े थे, या भौतिक डाइवर्सिटी पढ़े थे। तो उसमें क्या है कि हम पढ़ लिए। अब ये 2 पार्ट अगर पढ़ लिए तो तीसरा पार्ट सिर्फ पढ़ते चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत की जलवायु, क्योंकि हमको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि 7-8 सारे सब्जेक्ट करवाने हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़े से है कि थोड़ा संस्कृत शब्द है, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करूंगा। इसमें थोड़ा सा संस्कृत में थोड़ा सा रुकावट आएंगे तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन सुनिए। काले वर्षतु पर्जन्य, इसमें एक सवाल बनेगा इसलिए बता रहा हूं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शालिनी। पृथ्वी शालिनी है। पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो सकता है अगर वर्षा होगी तो, है ना। देशोयम क्षोभ रहित है। ब्रह्मणा श अंतु, ब्रह्मशानंतु भी बोल सकते हैं। निर्वया, निर्वया मतलब होता है कि वर्षा समय पर हो तो पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो सकता है। यह देश अशांति रहित हो सकता है, मतलब शांति रहेगा, अशांति होगा ही नहीं। विद्वान लोग भय रहित होंगे, फिर विद्वान को भय रहेगा ही नहीं। इसलिए सुबह ये बोलने वाले जो थे सुभाषी तानी ने ये बात कही थी। देखिए, गर्मी ऋतु हो गए, मौसम ऋतु हो गए, शरद ऋतु हो गए, है ना, शीत ऋतु हो गए, मतलब शीत ऋतु। उच्च तापमान को देख रहे हैं। वर्षा में नदी में जल की मात्रा होती है, और सुखद मौसम में साफ आकाश होता है। कम तापमान होगा तो शीतलहर होता है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। तो सुन लीजिए, भारत जलवायु का कौन कौन से तत्व जो है विविध बनाते हैं, ये बात हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि मॉनसून क्या है और यह कैसे बनता है। ये भी सवाल मन में आता है कि नहीं आता है। वाष्पीकरण से, संघनन से, वर्षा मौसम से बनता है ना। याद रखिएगा। जलवायु का समाज, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समाज जो है सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ तो हमारा है जलवायु। समझ गए। चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने में किस प्रकार जो है सहायता करती है। तो चक्रवात से बचाती है, बाढ़ से बचाने में करती है, सूखा से बचाने में करती है, ये सब की तैयारी में सुरक्षा मदद करती है हम लोग। जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके परिणाम में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ताप में वृद्धि हो सकता है, हिमनद पिघलता है, सूखा और जल संकट आने की संभावना होती है, अत्यधिक मौसम प्राकृतिक आपदा होने की संभावना होती है। समझ गए, जलवायु अगर परिवर्तन होता है तो अब इसी में मौसम, ऋतु और जलवायु के थोड़े से विशेष जानकारी लेते हुए पढ़ते चलेंगे। तो जलवायु एक ऐसा शब्द है, जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक जीवन में जो है बातचीत में करते हैं, दैनिक जीवन के बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य है मौसम से होता है। जलवायु का मतलब मौसम से होता है, जलवायु से नहीं होता। मतलब जलवायु का जो शब्द हम लोग उत्पादन करते हैं ये अधिकतर हम मौसम से संबंधित उच्चारण करते हैं, इसलिए जलवायु से नहीं है, सिर्फ मौसम बोल दिया मतलब जलवायु इसमें जुड़ गया। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा जान लीजिए। मौसम वह है जिससे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं। मौसम याद रखिए, सही बात है। जैसे वर्षा होना, तेज धूप, तेज हवा, ये सब अनुभव करते हैं, मौसम है। अरे भाई कैसा मौसम है भाई, बोलते हैं ना हम लोग, ए भाई वर्षा हो गया भाई, बहुत अलग अलग ढंग से बोलते हैं। यह जो है समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। मौसम परिवर्तित है, अभी वर्षा हो रही है तो कुछ दूर पे वर्षा नहीं हो रही है। अभी मौसम अच्छा है, अचानक गर्मी लग रहा है, फिर ठंडा लग रहा है, तो ये होते रहता है। दूसरी ओर जलवायु अगर बात करें तो जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक या कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है, वही जलवायु परिवर्तन है। अमेजोन जाइए, जलवायु परिवर्तन में रखिए उसको। ये प्रतिरूप जो है क्षेत्रानुसार अलग अलग होता है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग। जैसे झारखंड में क्या है कि दिन में गर्मी लगेगा, रात में पानी हो जाती है, ठंडा लगने लगता है। तो इस तरह से पहाड़ी एरिया का अलग अलग है। अब चलिए और भी इसी में जानकारी लेते हैं।
इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। ऋतु के विषय में जानिएगा तभी तो जलवायु के बारे में जानिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है, ये तो बात सही बात है, सूर्य की परिक्रमा तो करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीने तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसे ही हम जानते हैं कि एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती है, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, ये सब जो है हमारी ऋतुएं हैं। तो बसंत आ गया, बसंत आता है तो अच्छा लगता है, ग्रीष्म आता है, वर्षा आती है, शरद आता है, अभी वर्षा चल रहा है, शरद आएगा, फिर शीत आ जाएगा। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती है, एक चक्र में, एक साल में एक चक्र में आ जाती है ये सब पूरा। जब अब बात करते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध जो है मौसम से है या जलवायु से है। सही बात है, मौसम से है कि जलवायु से? इसका उत्तर जो है दोनों से है, दोनों से है, मौसम से भी है, जलवायु से भी है, कहीं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, मौसम ऋतु के अनुसार अगर देखा जाए तो मौसम ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता है, जो गर्मी में, शुष्क में एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। तो मॉनसून ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता है, जो गर्मी और शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतु होते हैं। तो 4 मुख्य ऋतुएं होती है, वसंत होती है, ग्रीष्म होती है, शरद होती है और शीत होती है। एकदम 4 मुख्य ऋतु होती है। पूछेगा आपसे तो वसंत, ग्रीष्म और शरद और शीत बताइएगा। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है। सोचिए, इन्हीं के जोड़कर वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होता है। तो वर्षा ऋतु कहिए या मानसून में ही होगा एक ही समय में, एक वर्ष में, है ना। आप देखिए, अभी वर्षा ऋतु स्पेशल है हम लोग का चल रहा है। अब जैसे बसंत की बात करेंगे तो बसंत बहुत खूबसूरत होता है, मंद समीर फूलों का खिलना, सुहावना मौसम। बसंत आता है तो हम लोग खुद खिल जाते हैं। ग्रीष्म आता है तो तेज धूप, गर्मी और सूखा हवा बहुत कष्टमय होता है। वर्षा, मानसून की बात करें तो बादल आता है, वर्षा आता है, हरियाली आती है, चारों तरफ आता है, लेकिन ज्यादा अगर होगा तो दिक्कत हो जाता है। शरद की बात करेंगे तो खुला आकाश, शीतल और सुखद मौसम होते हैं, याद रखिएगा। शीत की बात करें तो ठंडा मौसम, कोहरा, कभी कभी हिमपात भी होता है, याद रखिएगा। अब थोड़े से और जानकारी ले लेते हैं। बसंत, ग्रीष्म और 6 जो है ऋतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये शिशिर जो होता है शीत ऋतु को कहते हैं, और हेमंत शीत पूर्व को कहा जाता है। ये 6 ऋतुएं इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए, समझ गए। अब देखिए, पारंपरिक रूप से भारत में या भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्षा को 6 ऋतुओं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कहिए, वर्षा, शरद और हेमंत, जिसे शीत पूर्व ऋतु भी बोलते हैं, और शिशिर ऋतु में विभाजित किया गया है, मतलब 6 में किया गया है, विभाजित किया गया है। विशिष्ट त्योहार एवं रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित है, जैसे वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, ये सब इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हमें या हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ जो है सामंजस्य करते हैं। सामंजस्य में मतलब जुड़े हुए हैं। हमें जो फसलें उगाते हैं, हम जो फसलें उगाते हैं या भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार वसंत की ऋतु में कुछ पेड़ और झाड़ियां खिलते हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। शरद ऋतु में आते ही अपना रंग बदल देता है, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीने में घने बाल विकसित हो जाते हैं। ये सब प्राकृतिक रूप से है ना। अब आइए पता लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, हम दोनों क्लियर करते चलेंगे, इसका एमसीक्यू भी लाऊंगा। आपकी प्रिय ऋतु कौन सी?
अपने कारणों सहित इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखेंगे। आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों के समूह में चर्चा कीजिए। इनमें संबंधित गीत, उत्सव से संबंधित भोजन, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित प्रचलित प्रकथा या प्रथाएं आदि को लिखे और कक्षा के साथ साझा कीजिए। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पूर्व अपना रंग बदल देता है? क्या ऐसा वृक्ष है जो इस समय अपने पत्ते गिरा देता है? आपके विचार में ऐसे क्यों आता है या क्यों होता है? इन वृक्षों के स्थानीय नामों का पता लगाएं और उनके विषय में लिख के बताइए या लिखिए, तो आपके मन में याद रहेंगे। अब देखिए, समानतः बात करते हैं कि जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती। जलवायु जो है लंबे समय तक रहेगा, स्थिर रहेगा। हालांकि वैज्ञानिक हाल ही के दशक में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। अभी अंकन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अध्याय या अध्ययनों से ज्ञात होता है, मतलब अध्ययन करते हैं, अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों में परिणाम स्वरूप हो रहा है। आइए पूर्वावलोकन करेंगे। मौसम हुआ है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवा, वर्षा, गर्मी और सूखा आदि होते हैं। ऋतु प्रति वर्ष आती है और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। जलवायु जो है किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। क्लियर हो गए? अब भारत में जलवायु के प्रकार की हम बात करेंगे, जो कि हम पढ़ते चलेंगे समय के हिसाब से। भारत में जलवायु के प्रकार की बात करेंगे। अब बताइए जलवायु के प्रकार। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पलाइन जलवायु मिलती है, जहां शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है, तथा ग्रीष्म ऋतु शीतकाल या शीतल होती है। अल्पलाइन शब्द अल्पस से आया है, जो यूरोप की एक पर्वतीय श्रृंखला है। संभवतः यही पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहनने या लोगों को दिखाने को मिला है। समझ गए? और सुनिए, हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण या टेम्परेचर कही जाती है, क्योंकि सर्दी जो होता है वो कम ठंडी होती है और गर्मी बहुत अधिक गर्म नहीं होती वहां पे। यही पर जो है हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहां मैदानी क्षेत्रों की गर्मी में राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। और सुनिए, उत्तरी मैदान में बात करें। उत्तरी मैदान में जलवायु उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल है ना। उत्तरी मैदान में अगर उपोष्ण कटिबंध है, तो आप जानते हैं कि जहां ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाए जाते हैं। सही बात है। पश्चिम में थार चले जाइए, पश्चिम में जाइएगा थार मरुस्थल की जाइएगा तो जलवायु शुष्क होती है, जहां दिन अत्यधिक गर्म होगा और रात ठंडी होगी और वर्षा ऋतु बहुत कम होता है, मतलब वर्षा होता ही नहीं, बहुत कम है। वहां के लोग ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए हैं। समझ गए? अब यहाँ पे आइए अल्पाइन जलवायु की बात करते हैं। तो अल्पाइन जलवायु जो है हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडे और बर्फीले ग्रीष्म ऋतु शीतल में होता है, जहां अल्पाइन जलवायु होता है। चित्र नंबर 3.3 देख सकते हैं आप, किताब का, एनसीईआरटी का। शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे, शुष्क मरुस्थल जलवायु की बात करेंगे तो पश्चिमी थार मरुस्थल में दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम। जल संग्रह के अनोखे उपाय होते हैं।
शीतोष्ण टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जलवायु बोलिए, टेम्परेट बोलते हैं इसे, तो हम टेम्परेचर याद करने के लिए टेम्परेट बोलिए, समशीतोष्ण का मतलब है टेम्परेट। इसमें क्या होता है कि हिमालय के नीचे क्षेत्र और अन्य पहाड़ी क्षेत्र सर्दियां या सर्दियों को कम ठंडी, गर्मी जो है अत्यधिक गर्म नहीं होती, यहाँ पे होता है। उसी तरह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी तटीय पट्टी में आपको मिलेगा, जो कि मानसून के महीने में भारी वर्षा, चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह अर्ध शुष्क जलवायु भी होता है, जो कि मध्य दक्कन पठार में ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दी और हल्की ठंडी या वर्षा ऋतु में समान वर्षा होती है। उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु की बात करें, उत्तरी मैदान में ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु ठंडी, यहाँ अधिकांश गेहूं उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जलवायु की बात करें तो पूर्व भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय में हल्की सर्दी, मानसून हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियां होती है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे और समझते हुए चलिएगा, और इसी तरह हम समाप्त करते हुए भी चलेंगे। अब देखिए, अभी और बचा हुआ हिस्सा है कि पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीने में भारी वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल होता है। ये बात तो सही है। मध्य दक्कन पठार जाइएगा कि वहां की जलवायु जो है अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्म काल गर्मी, सर्दी हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में समान वर्षा होती है। अगर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी होगी और मानसून जो है मानसूनी हवाएं होगी, इसके द्वारा नियंत्रित जो होता है अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव आपको मिलेगा। आप इन विषय में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले नोट कर लीजिए कि हमारे देश में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इसमें से कर्क रेखा पर हमारा ज्यादा हिस्सा है ना भारत का। तो अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये ज्यादा भूमिका है हम लोगों का, है ना। जिसमें कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर हमारे भारत से गुजरती है कर्क रेखा, याद रख रहा है। अब देखिए, नोट की बात करें आप, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्ण कटिबंधीय कहे जाने वाले दो विशेष समानांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित होते हैं। ये बात तो हो गए। अब सुनिए कि जलवायु निर्धारित करने वाले कारक की हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण जो है किन कारणों से होता है, अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय और स्थानीय होते हैं। आइए कुछ मुख्य कारकों को समझें। कुछ मुख्य कारकों को समझते हुए चलिए और जानते हैं। आ जाइए अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश में पूर्वा अवलोकन करेंगे। हमें कक्षा 6 में अक्षांशों के विषय में पढ़ा था। किसके बारे में? हम कक्षा जो 6 में अक्षांशों के बारे में पढ़े थे। क्या पिछले अध्याय में भी अक्षांश के बारे में थोड़ा पढ़े हैं? क्या आपको याद है कि अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापते हैं? जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं या बढ़ते जाते हैं तो विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण टेम्परेट जिसे बोलते हैं और फिर ठंडी और बर्फीली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ना। देखिए, एक लेटिट्यूड एक लैंगिट्यूड, अक्षांश और दशांश। तो हम अक्षांश पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अक्षांश में हम जानते हैं कि अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षांश ऐसा होता था और क्यों होता है, ये सवाल तो मन में चलता है। इसका जवाब सोचिए, बताइए। 6 क्लास में आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, उसका मैंने बुक नहीं पढ़ाया, आगे 7 क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, फिर 6 क्लास पढ़ा दूंगा। हम लोग का वीडियो जो आएगा 6, 7, 8 करके ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी 7 पढ़ा दे रहा हूँ पहले। चलिए, अब देखिए यहाँ पे है कि भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर है वे गर्म रहते हैं। निम्न अक्षांशों पर रहेगा तो गर्म रहेगा, जबकि ध्रुव की मतलब उच्च अक्षांशों के पास ध्रुव की ओर जाएगा तो यह ध्यान रखेंगे स्थित
जो स्थान है वो ठंडा रहता है, ध्रुव की ओर जाएगा तो ठंडा रहेगा। ऐसा उस कोण के कारण होता है, ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र या विशेष पर पड़ती है। सूर्य की किरण जो है किसी क्षेत्र या विशेष पर पड़ती है। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती है। समझ गए, क्या होती है? लंबवत होती है, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह से एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होती है। समझ गए? ध्रुवीय क्षेत्रों में मतलब पोल में किरणें झुकी हुई और तिरछी होती है, इसलिए लंबवत जैसी आपको होती है, और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर जो है वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है। जैसे आप चित्र 3.4 देखेंगे, मतलब 3.4 में देखिए, देख सकते हैं और दिखाते बढ़िया से, जिससे कि उनकी ऊर्जा और भी अधिक नष्ट हो मतलब नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवतीय रेखा क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। सही बात है, अब जब तिरछा है और तो उसका प्रकाश तो कम ही मिलेगा, मतलब तापमान तो कम ही रहेगा। हमें इससे भारत में भी देख सकते हैं, हम इसे भारत में भी देखते हैं, भारत में भी मिलता है, किसी जगह ठंडा तो किसी जगह गर्म। जैसे कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंड रहते हैं। यही तो है हमारे लिए, है ना? अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा जो है निम्न अक्षांश है और ध्रुव जो है उच्च अक्षांश, मतलब उच्च अक्षांश है। किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा में, और ध्रुव जो है किरणें तिरछी पड़ती है, याद रखना है। तो सौर विकिरण की बात करते हैं कि कम क्षेत्र पर केंद्रित ऊर्जा को, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा के हिसाब से आपको यहाँ पे कम पड़ता है। अब ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे है, तो देखिए बड़े क्षेत्र पर वितरित होता है, बड़े क्षेत्र पर ये सूर्य की किरण फैलती है, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसलिए तिरछी पड़ती है। और यहाँ भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, याद रखिएगा, अंतर यही है। तो ध्रुव पर तिरछा और भूमध्य रेखा पर लंबवत, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना? जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, लेकिन ध्रुवों के पास का ये व्यापक क्षेत्र में, मतलब व्यापक मतलब बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ दिखता है, याद रखिएगा, फैल जाती है। चलिए अब इसमें ऊंचाई की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड बात करें, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें पाठ में जो है पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है ना? हम लोग तो पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़े हैं, तो पढ़ा है जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल केंद्र है। जैसे भारत में ऐसे कई स्थान है जिसमें मुन्नार, केनी और जो उदगा उदगा मंडलम, उदगा मंडलम जो होता है जिसे ऊटी बोला जाता है, तो याद रखिएगा, मंडी केरी या मंडी के केनरी बोलते हैं, मंडी केरी या मंडी केनरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग, मतलब शिलांग आदि जो प्रमुख क्षेत्र है, ये ठंडी क्षेत्र है, लोकप्रिय क्षेत्र है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। हम जानते हैं कि यह स्थान मौसम की तुलना में अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित है, लेकिन यह जो है उनके ठंडे तापमानों की व्याख्या कैसे करता है, आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपने विज्ञान की कक्षाओं में जानेंगे। आगे चलेंगे, 8वें क्लास में जानेंगे ये सब चीजों को, लेकिन हो सकता है आगे की क्लास में जानेंगे। अब देखिए सरल रूप से कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ साथ तापमान भी कम हो जाता है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि दार्जिलिंग है, आप ऊटी ऊटी को ही उग्ध मंडलम बोलते हैं, मुन्नार चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। अब जैसे चित्र तो देख ली, इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी ली। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 1 है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है, वायु का डेंसिटी कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम हो जाता है वायु ठंडी होती है,
मतलब ठंडी होती जाती है। जैसे कि हमने मौसम को समझा या समझने वाले अध्ययन में पढ़ा था, मतलब दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाले अध्याय में। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि नीचे ऊंचाई अगर जा रहा है तो दाब जो है अधिक वायु घनत्व होगा, मतलब दाब अधिक, वायु घनत्व अधिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर मतलब तापमान अधिक गर्म होगा। यही ऊंचाई की बात करेंगे तो दाब कम हो जाएगा और वायु घनत्व जो है कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा महसूस होगा। यही बात कही जाती है। हिमांक से नीचे का तापमान अगर देखें, हिमांक है मान लीजिए वर्ग का क्षेत्र है, ये ऊंचे पर्वत में अधिक और तापमान कम ठंडा होगा, मैदानी में कम ऊंचा है तापमान अधिक होगा तो गर्म भी होगा, है ना, याद रखिएगा। जैसे कि दूसरे पॉइंट है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर या सतह को गर्म करता है, सही बात है। इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढका रहता है, क्योंकि सूर्य की जो लाइट है वो बहुत रेयर पहुंचता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए हिम बचा हुआ, जहां सूर्य पहुंचा हिमालय गया। चलिए आइए पता लगाते हैं थोड़ा। अब पता लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए उद उदगमंडलम, उदगमंडलम मतलब कि ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित है। तो ऊटी और कोयम्बटूर जो है समान आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं बताइए? लॉन्ग है तो देशांतर है, लैटिट्यूड है तो अक्षांश है ना, यही है ना। तो अक्षांश को हम लैटिट्यूड कहते हैं और लॉन्गिट्यूड देशांतर। अब सोचिए कि अक्षांश पे स्थित है। अब यहाँ पे ऊटी में गर्मी का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों स्थानों पर तापमान में यह अंतर क्यों? क्योंकि दोनों तो अक्षांश पे ही है ना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके बारे में सोचिए कि जब दोनों है तो ये अब ढलकाओं पे डिपेंड करता है और स्थान के हिसाब से करता है ना। अब लैटिट्यूड पे होने से क्या होगा, लेकिन वहां पे कैसा मौसम है, किस ऊंचाई पे है, ये देखना आपका काम। सोचिएगा, नहीं तो इसका भी व्याख्या आपको मैं पिछले अध्याय में दे चुका हूं, फिर दूंगा। अब हम चलते हैं समुद्र के निकट की कहानियां। समुद्र के निकट जो घटना घटती है, तो तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मी बहुत अधिक गर्म नहीं होती, और सर्दी सर्दी जो होती है या सर्दियां बहुत अधिक ठंडी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है कि आपकी विज्ञान के पाठ्य पुस्तक भी तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने पर या गर्म होने में ठंडी होने पर चर्चा करता है। यह चर्चा होती हुई इसे और विस्तृत से समझती है, याद रखिएगा। मतलब कि तटीय क्षेत्र में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मी बहुत अधिक जो है गर्म नहीं होता, सर्दी बहुत अधिक ठंडा नहीं होती। ये सब ध्यान रखिए, समुद्र की बात हो रही है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यह चित्र इस घटना की जो है विवरण प्रस्तुत करता है कि आपके विज्ञान के पाठ्य पुस्तक भी तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर भी चर्चा करते हुए इसे और विस्तृत में समझाती है। अब समझाती है तो समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, अवश्य समझेंगे। उससे पहले और सुनिए, परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है। समुद्र जो है हमारा टेम्परेट रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट के या तट से स्थल की ओर बढ़ते हैं तापमान अधिक हो जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। अब उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई मुंबई चले जाइए और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है। मुंबई और नागपुर एक ही लैटिट्यूड पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस लगभग बताया जाता है।
और यहाँ हल्की सर्दी मतलब 18 डिग्री सेल्सियस होती है। याद रखिएगा, कहाँ? नागपुर में। जबकि तट से दूर होने के कारण, या आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो मुंबई में है ग्रीष्म काल में देखा जाए ठंडा रहता है तो 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही थोड़ा सा ठंडे के समय में, सर्दी के समय में चले जाइएगा मुंबई में ही तो 18 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों मुंबई का ही बात बताया, हमको लगा नागपुर का था, नहीं मुंबई का ही। क्योंकि जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर, ये तट से दूर है नागपुर, है ना। नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 44 डिग्री सेल्सियस है। और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर मतलब अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर, अब बात करते हैं, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लगभग ये 14 डिग्री सेल्सियस होता है, कौन? नागपुर वाले क्षेत्र में बात हो रही है। जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ में आया? नहीं आया? सुनिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 44 डिग्री सेल्सियस तो आपको दिख रहा है नागपुर में ग्रीष्म काल के तापमान में, और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस आपको दिखता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुंबई का जो ताप परिसर है, अधिकतम और न्यूनतम, उसके बीच के अंतर के हिसाब से लगभग देखा जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस होता है दोनों के अंतर के बीच में। लेकिन नागपुर में यह अंतर जो है 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए, मतलब पहुंच जाता है। जैसा कि समुद्र से दूरी की बात करते हैं, तो समुद्र से दूरी की बात करें तो समुद्र जो है पवन द्वारा ठंडी हुआ, या तटीय क्षेत्र की हम बात करेंगे। जिसमें ग्रीष्म काल की बात करेंगे तो सूर्य से आती जो उष्मा है वो 32 डिग्री सेल्सियस ठंडा के हिसाब से समुद्र धीरे धीरे उष्मा को अवशोषित कर लेता है। ये है 44 डिग्री सेल्सियस जो है गर्म है, ठीक है। तो भूमि जो है उष्मा का शीघ्रता से उत्सर्जन कर लेता है, यही क्षेत्र के हिसाब से कर लेता है। अब शीतकाल में चलिए, दोनों क्षेत्र में चलेंगे, मुंबई और नागपुर में। तो देखिए शीतकाल में है कि पृथ्वी से बाहर जाने वाले उष्मा जो है, समुद्र के हम दूरी बता रहे हैं कि क्षेत्र से कैसे प्रभाव पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मतलब दोनों को सम्मिलित कर रहे हैं, नहीं, क्षेत्र को हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे 18 डिग्री ठंडा है तो समुद्र उष्मा को धीरे धीरे छोड़ देता है, इसलिए ठंडा महसूस होता है। अब भूमि शीघ्रता से, भूमि की बात करेंगे, समुद्र और भूमि में अंतर की बात करेंगे, तो भूमि शीघ्रता से उष्मा छोड़ती है, मतलब 10 डिग्री ठंडा महसूस करवाता है। उसी तरह ऊपर की बात करें, ग्रीष्म काल में भूमि की बात हो रही है, समुद्र से भूमि के अंतर कितना होता है ये जान लीजिए, है ना। अब चलते हैं पवने। पवने हम पिछले अध्याय में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ लेंगे, ये सिर्फ पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि पवन के बारे में पढ़ना था। तो पवन जो है गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रायः पवने पश्चिम से चलती है। ये पवने अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवन लेकर आती है, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर या हीट वेव का कारण बनती है। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवने हिमालय के गिरिपाद मतलब फुट हिल्स में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती है, जिससे शीत लहरें पैदा होती है। समझिए, नीचे आ जाता है इसलिए शीत लहर हो जाता है। आप देख सकते हैं गर्मी में क्या होता है कि अरब का रेगिस्तान, चलिए ये अफगानिस्तान मान लीजिए, ये पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हिमालय के ठंडी पवन की बात करें तो हिमालय के गिरिपाद मतलब यहाँ पे फुट हिल्स में, तो ये शीतलहर आपको दिखाता है। समझ गए? 3.7 चित्र आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक से है। पवन केवल ना देखा जाए, पवन ना केवल तापमान को प्रभावित करती है मतलब हवा, बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण वर्षण जो वर्षा होती है उसको भी प्रभावित करती है। जैसे कि हमने देखा मरुस्थल से आने वाली हवाएं शुष्क होती है, और इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवने हवाएं धरातल में नमी लाती है, एकदम अच्छा लाता है, ठंडा लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। यह शीघ्र ही मानसून पवनों के बारे में भी जानेंगे। मानसून पवनों के बारे में भी जानते चलेंगे। अब 7 में पढ़े तो 8 में भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब इसका पूर्वावलोकन कर लीजिए कि ये जाइएगा कक्षा 6 में जब पढ़िएगा पाठ्य पुस्तक, तो जिज्ञासा से आप पढ़िए और जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें सुनिए, महासागर और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा, ओले और हिम के रूप में वापस जो है पृथ्वी पर लौट आता है। यही है। अब देखिए
स्थलाकृति की बात करते हैं तो स्थलाकृति स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जिसे टोपोग्राफी बोलते हैं। तो किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहां की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय, काराकोरम पर्वतमाला, ये भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तान के या रेगिस्तानों की पवनों से बचाती है। समझ गए, यही काम है स्थलाकृति का। अब सुनिए, दूसरी ओर देखा जाए तो थार मरुस्थल के लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोधक नहीं है, कोई अवरोध नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिम घाट की भूमिका को समझेंगे। पश्चिम घाट की भूमिका को समझेंगे। अभी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पढ़े थे, अभी हम समझे नहीं। अब यह सब एक साथ देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपरोक्त सभी कारकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होता है। जबकि देखा जाए जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र में तापमान होना, वर्षण मतलब वर्षा या हिमपात या कोहरा या धूल की घटना, ये वर्षण कहलाता है। और पवन की दशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होगा या सम्मिलित होता है, याद रखिएगा। अब देखिए सूक्ष्म जलवायु की बात करेंगे तो सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्रों की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटी भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप है। ठीक है, मतलब एक अलग ही प्रतिरूप दिखाया जाएगा। जैसे अर्बन हीट आइसलैंड की हम बात करते हैं, आरावली और नगरीय उसमें जो द्वीप है उसकी बात करेंगे, जिसमें अर्बन हीट और आइसलैंड। अर्बन मतलब हम चले जाते हैं, आप गांव और शहर ऐसे डायरेक्ट सुन लीजिए। तो अरावली पर्वतमाला चले जाइए और नगरीय क्षेत्र शहर की ओर चले जाइए। तो हरित क्षेत्र जो है अधिक कम तापमान होता है, यहाँ पे सूर्य को आने वाली उष्मा देखिए। और नगरीय क्षेत्र में कंक्रीट संचालन के कारण या संरचनाएं के कारण अधिक वनस्पति जो है कम हो जाती है और तापमान अधिक हो जाती है। वहां पे वनस्पति है अरावली में, इसलिए अच्छा होता है। तो नगरीय उष्माद्वीप कहलाता भी है। मतलब नगरीय क्षेत्र में उष्मा फंस जाती है और बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए उसे नगरीय उष्माद्वीप कहा जाता है, जैसे मुंबई है ना, याद रखिए। अब सुनिए, उदाहरण के लिए देखा जाए तो संकीर्ण घाटियों और कुछ जंगलों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। इसी प्रकार नगरीय उष्माद्वीप में भी ऐसा ही होता है। ऐसे शहर जिसमें बड़ी संख्या में इमारतें और अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती है और वनस्पति बहुत कम होती है, ये सभी वहां से उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऐसे स्थान प्रायः आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन जो होता है या परिवर्तनीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं या उगाई जाने वाली फसलों और मानव स्वास्थ्य कल्याण पर जो है प्रभावित या प्रभाव डालता है। यही है हमारा स्थलाकृति के बारे में। अब सुनिए मानसून के बारे में। ठीक है, चलिए, मानसून क्या है कि मानसून भारत में जीवन का एक केंद्र है ना, जीवन का एक केंद्र मानेंगे हम उसे। मानसून के महीने या महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती है, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती है और जीवन फलता फूलता है, याद रखिएगा। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द है, जिसे मौसम से आया है। कैसे आया है? मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर राष्ट्र, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। समझ गए? मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रिया विधि जटिल होती है, जटिल मतलब कठिन, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। समझ गए? भूमि जो है समुद्र की तुलना से जल्दी गर्म होगा और ठंडी भी होगा।
मानसून की बात करेंगे तो तापमान, वायुदाब और पवनों की गति के बीच मूलभूत संबंधों का जो है सामने लाता है, मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती है। ये समुद्र पवनें नमी लेकर आती है, जो गर्म भूभाग पर संघनी होती है और फिर भारी मानसून वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ है सामान्यतः पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की बात करें तो देखिए, भारत की हम बात कर रहे हैं तो गर्म जो है निम्न दाब पे होता है, उत्तर पश्चिम मानसून में होता है, याद रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पे देखिए ठंडी जो है ऊपर की ओर जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, याद रखिएगा। ये गर्म निम्न दाब होता है ऊपर। ऐसे ही बनते हैं सर्दियों में यह प्रतिरूप विपरीत हो जाता है। जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, अब स्थल भाग जो है, स्थल भाग पर उच्च दाब क्षेत्र विकसित होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दबाव के कारण गर्म होता है। यही परिवर्तन है। ठंड का उच्च दाब अगर होगा तो ऊपर जाके गर्म होगा, और अगर ऊपर ठंड है तो नीचे निम्न दाब होंगे, है ना। इससे मतलब पृथ्वी और समुद्र की तुलना हो रही है। इससे पवनें विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में चलती है, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर चलेगी, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां, इन्वायरमेंट बन जाती है, याद रखेंगे। चलिए और भी बातें करें, भारत की बातें करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिण सिरे से प्रवेश करती है, समझ गए, साउथ से प्रवेश करती है जून के महीने में। कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ जाती है, फिर कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर चला जाएगा। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाता है, मतलब भारत के लगभग क्षेत्र में फैल जाता है। हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। अब चलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है स्थलाकृति के हमारे संक्षिप्त सर्वेक्षण को याद रखें, स्थलाकृति को याद रखिएगा तभी होगा। तो पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, प्राकृतिक का अवरोधक के रूप में काम करती है। रोधक में रोकने का काम नहीं करता, अवरोधक है, मतलब रोकने के ही सेंस में कहिए, उससे ज्यादा होगा तो पार हो ही जाता है, अवरोधक के रूप में कहिए। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, समझ गए, पश्चिमी ढलान पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलान में दक्कन का पठार पर कम और पराया अंतरालों के साथ वर्षा होती है। मतलब कि दक्कन के पठार पर कम हो जाएगा, क्योंकि अब जब पश्चिमी घाट आ गया, अवरोधक बन गया, रुकावट बन जाता है, तो आप सोचिए ना पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा, और साथ में लेकिन वर्षा होगी, असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है, इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण से आता है पश्चिम की ओर, जो अवरोधक बन जाता है वही होता है। शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रभावित होती है। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में जो है ठंड प्रारंभ कर देती है, आरंभ कही है, प्रारंभ कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर, नमी मतलब ठंडा ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भारत के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम हो जाती है। दक्षिण पूर्व में हो जाता है, साउथ ईस्ट में हो जाता है। इसे ही शीत या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़े, उसी तरह उत्तर पूर्व मानसून पढ़ेंगे। अब इसे अनदेखा ना करें। मान लीजिए मेघालय स्थित अगर जो है सौसीराम, सौसीराम, सौसीन राम नहीं है ये, मौसिम राम है, सौसिन राम कर दिया है यहाँ पे। ये मौसिम राम, जो मौसिम राम है ना, एक जगह है मेघालय में, फेमस है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 11,000 मिमी होता है, मतलब 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है।
अब जैसे ग्रीष्म ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून को देख लीजिए, और शीत ऋतु उत्तर पूरब मानसून को देख लीजिए। तो पश्चिम की ढलान पर अधिक वर्षा होगी क्योंकि पश्चिम की ओर होगी, दक्षिण पश्चिम है ना मानसून, इसलिए। उत्तर पूरब की बात करेंगे तो शुष्क उत्तर पूरब पवने भूभाग समुद्र की ओर जाएगी, ये समुद्र की ओर जाती है, देख लीजिए, है ना, ऐसे निकलेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। और ये अरब सागर न जाके बंगाल की खाड़ी तरफ जाएगी, हिंद महासागर है नीचे, ये आप जानते हैं। और ये जो पूर्वी ढलान है, यहाँ पे कम वर्षा होगा क्योंकि ये जा रहा है यहाँ, और ये उठ रहा है कहाँ से, अरब सागर से, है कि नहीं। तो नमी तो प्रभावित होगा नहीं जी, नमी युक्त दक्षिण पवन जो है यहाँ से आया, ऐसे उठा, फिर यहाँ से ये ढलान पे आया अवरोधक के रूप में, तो ये हुआ। अब यहाँ पे समय डेट है, जैसे जून का तो हम समझ गए, जून से सितंबर तक पवने समुद्र से भूभाग की ओर बहती है और व्यापक वर्षा होती है, मतलब समुद्र पवन जो जैसे बहेगी उसके उल्टा आपका वर्षा होगी। तो जून से सितंबर तक ये माना जाता है ग्रीष्म वाला। अब ये एक चीज है कि अक्टूबर से फरवरी तक जो होता है ये भूभाग समुद्र की ओर से चलती है, और दक्षिण पूर्व भारत के में कहीं कहीं वर्षा होती है, कहीं कहीं वर्षा हो जाती है ठंडा के समय, आप देखे होंगे। और ये जो है अक्टूबर फरवरी में होता है, नॉर्मल है, होगा ही, उत्तरी पूर्वी भाग का हिस्सा है। चलिए मानसून से बात करते हैं, तो मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है। मानसून के या मानसून ने कर्नाटक और हिंदू शास्त्रीय जो संगीत है उन रागों को प्रेरित किया है। मेघ मल्हार और अमृत वर्षिणी उनमें से कुछ प्रमुख हैं, समझ गए, अमृत वर्षिणी उनमें से कुछ प्रमुख बताए गए। आइए पता लगाएंगे। पता क्या लगाएंगे, सुनिए। भारत में मानसून वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्राकृतिक के संकेतों को ध्यान से देखा और अपने अनुभवों से स्थानीय जो पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। यह पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जिससे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंकण तट पर मछुआरा मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। जब जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती है तो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। उसमें भी 2 पॉइंट में हम अनुमान लगाते हैं। आगे तो दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह माना जाता है कि मानसून गोल्डन शावर ट्री या अमलनाथ, ठीक है, अमलनाथ होता है, अमद देखिए अमलनाथ भी बोलते हैं, अमलतास भी बोलते हैं। तो अमलतास ज्यादा अच्छा है, उच्चारण हो रहा है, लिखा भी हुआ है, तो याद रखिएगा। द गोल्डन शावर ट्री या अमलतास मतलब कैसिया फिस्टूला, फिस्टूला, ठीक है, कि खिलने से या खिलने के 50 दिन के भीतर आ जाता है ये मानसून। एक पेड़ है अमलतास, याद रखिएगा, जिसे कैसिया फिस्टूला बोलते हैं। ये खिलने के 50 दिन के भीतर मानसून आने की संभावना मानी जाती है। दूसरे पॉइंट में कुछ समुदायों का यह भी मानना है कि जब कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाता है, मतलब सबसे ऊपर चोटी पे बनाता है, तो यह कम वर्षा का संकेत देता है क्योंकि स्वतंत्र हो गया ना जी। जबकि अगर घोंसले नीचे तो भारी वर्षा होने की संभावना होती है कौवा का। अपने क्षेत्र में वर्षा, कोहरा, हिम और हिम वृष्टि मतलब ओस के रूप में, ओला के रूप के बारे में ऐसे स्थानीय ज्ञान की एक सूची बनाइए, सूची बनाइए। अब देखिए नीचे घोंसला है कौवा का तो बारिश बहुत होगा, और ऊपर बनाए तो फ्री हो गया ना, क्या मौसम ठीक है भाई, अब कुछ नहीं होगा। चाहे कोंकण तट पे चल जाते हैं मछुआरे, जल के नीचे रहने वाले जो मछली होते हैं सतह पर दिखाई देने लगे तो समझ जाइए मानसून का आगमन होने वाला है, भविष्यवाणी तय है। खुश हो जाता है मछली, तो उसमें मछुआरे पकड़ लेते हैं। जलवायु और हमारे जीवन की बात करेंगे, तो जलवायु और हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध है। हम इस पर निर्भर हैं कि उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृति के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आइए पता लगाते हैं कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो अपने दादा हैं, दादी हैं या पड़ोसी के वृद्ध जनों से संपर्क कीजिए, बूढ़े बुजुर्ग से संपर्क कीजिए, उनसे उनके बचपन या युवावस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार या नृत्य के बारे में पूछिए जो उन्हें याद है, विशेषकर जो कृषि और वर्षा से संबंधित है। वे
किन रीति रिवाजों में भाग लेते हैं, फिर अपने शादियों के साथ एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कीजिए। आप अपने वयोवृद्धों द्वारा जो है साझा कीजिए कि कुछ नृत्य, गीत और गतिविधियों को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वह फल की रस्म हो या वर्षा की देवताओं की प्रार्थना के बारे में। एक सरल कहानी या कोई नृत्य हो जो अपने सहपाठियों के लिए इन परंपराओं में जीवांत करने का प्रयास कीजिए। समझ गए? जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रायः आप मतलब आपने यह सुना होगा कि मॉनसून फेलियर हो गया है। मॉनसून फेलियर हो गया है, जिसका अर्थ है मॉनसून के मौसम में वर्षा का कम होना। फेलियर मतलब हो ही होगा। ऐसे समय में कृषि प्रभावित होता है। लोग सामान्यतः महिलाएं की बात करेंगे तो जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर जाते हैं। समझ के आइए और भी पता लगा सकते हैं कि भारत में मानसून वर्षा का पूर्वानुमान, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। जलवायु के हमारे जीवन में ये भी है। अब सुनिए कि इसमें तो हो गए। अब एक चीज आई है, भारत में वर्षा अनुमान पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है ना। हमारे पूर्वज जो हैं अपने आसपास के प्राकृतिक के संकेतों को ध्यान से देखा है और अपने अनुभवों से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को विकसित किया है। यह पारंपरिक जो ज्ञान है एक महत्वपूर्ण विरासत है। विरासत मतलब प्राचीन से, पुराने समय से, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। हमें संरक्षित करना चाहिए। हम लोग को तो पता ही नहीं, हम लोग तो दूसरे देश के चीजों को संरक्षित करने में थे। अपने देश में जो बड़े बड़े स्थल हैं, बड़े बड़े इमारत बनाए गए थे, हमारे राजा महाराज बना के गए थे, चंद्रगुप्त बना के गया था, अशोक बना के गया था, उसका अस्तित्व भी नहीं है। मंदिर हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है भाई। हमारे भगवान के लिए मंदिर बनाए गए थे, कितने प्राचीन, बहुत विकसित किए गए थे। जब जल के नीचे रहने वाले मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती है। पॉइंट नंबर, दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मनाया जाता है। याद रखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, वैशाखी, पोंगल और आदि शीतकालीन महोत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। याद रखना है। जलवायु और हमारे जीवन की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध है। हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्योहार मनाया जाता है। ये भी बात है। समझ के आइए अब दादाजी से समझ जाइए। ये सब पढ़े हुए हैं, इसे रिपीट करने से क्या फायदा। अब सुनिए, पलायन की संभावना होती है। अब जहाँ पे जल नहीं वहां पे तो पलायन होता है। जैसे बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी और फल महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। कभी कभी होता है। औद्योगिक गतिविधियां भी प्राय पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जबकि जलवायु जन आपदाएं आती है तो ये स्थिति है विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाता है। जलवायु और आपदाएं की बात करें, भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकता है। यह घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, कृषि को बाधित करती है, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती है। समझ गए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ये सभी तो होता है, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, है ना। अब चक्रवात जो है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। प्रति वर्ष तट रेखा या विशेष रूप से पूर्वी तट कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन को हानि हुई है। जैसे भी देखा जाता है, अभी समय बाढ़ आया, उसी तरह चक्रवात भी खतरनाक है। जैसे संपत्ति, आधारभूत ढांचे का नुकसान पहुंचाता है, पेड़ उखड़ गए, मृदा अपरदन हो जाते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है और उनके बनने, विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में पूर्व जानकारी तो प्रदान करता है, लेकिन कोई इसे टाल नहीं सकता, आएगा ही आएगा।
अब देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसे NDRF को जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। NDRF बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। NDRF ने जो है चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए या दौरान बचाव या राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सुनिएगा, चक्रवात कैसे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रवात कैसे बनता है ये सुनिए। हमने देखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दाब तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दाब क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे यह निम्न दाब का क्षेत्र समुद्र में स्थल की ओर बढ़ता है। ठीक है, यही है हमारा चक्रवात का है। और सुनिए, ये हम देखते हैं बाढ़ के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। समझ गए? जैसे ही पवन नमी एकत्र करते हैं तो बादल बनती है और बाहर से जो अपदाब आते हैं केंद्र की ओर घूमती है, मतलब सेंटर की ओर चली जाती है। यह केंद्र जो है बादल रहित होती है, मतलब बादल नहीं होती है, उसे ही चक्रवात की आंख कहा जाता है। समझ गए? क्या कहा जाता है? चक्रवात की आंख कहा जाता है। ये बात तो आप मानते हैं। और सुनिए, और भी बातें करें। आइए हम विचार थोड़ा करते हैं कि बादल क्या है। आप कह सकते हैं कि आकाश में सफेद गुच्छे हैं, लेकिन ये किससे बना है ये बताइए। इसका उत्तर सरल है, जल। आप इस तरह से सवाल को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, बाढ़ के बारे में बात पढ़ेंगे। बाढ़ क्या है? तो सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसी भारी वर्षा के कारण हो सकता है कि जिससे सतह पर अधिक जल बहने लगता है, जिसे भूमि सोख नहीं पाती है। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है, जिससे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाता है। प्रायः देखा जाए तो बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है। असम भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, केरल, आंध्र प्रदेश, है ना। बादलों का निर्माण तो आप देख ही रहे हैं। निम्न दाब केंद्र है, यहाँ पे सेंटर है। पवन समुद्र से नमी वाली हवा लेकर आती है, इसी से होता है चक्रवात। पानी कही चक्रवात की आंख, ये आंख जैसा दिखता है इसलिए आंखें कहते हैं। पता है? आइए पता लगा लेते हैं क्या होता है। कि क्या आपने कभी बाढ़ देखी है अथवा इसके विषय में पढ़ा है? भारत में भौतिक मानचित्र देखिए, समूह में चर्चा कीजिए तो बताइए कि राज्यों में बाढ़ क्यों आती है। आप जानते हैं, जैसे हमारे लिए अभी जो सिक्किम में आया है, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आया है, ये सब बाढ़ जो है सिक्किम में कहिए, असम में, मतलब असम में बाढ़ कही है, असम में भी आया हुआ है। तो कई क्षेत्रों में ऐसे बाढ़ आए हुए हैं जिससे हम बोलते हैं महानदी, कोई ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदी जो है बहुत फेमस है, जो कि बाढ़ के लिए बहुत फेमस होता है। गंगा, है ना। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपना समझ सकते हैं। आगे चलें, दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिम नदी जो है झील के समान से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती है। हिम नदी मतलब हिम पिघलने लगता है, बर्फ पिघलने लगता है। झील अपने जल को रोकने के लिए चढ़ानों और हिम का एक अवरोधक बनाती है, जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यह हिमनद बहुत तेजी से पिघलती है, याद रखिएगा। यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोधक को तोड़ देती है, मतलब जो रुकावट है उसे तोड़ देती है और इस हिमनद का विस्फोट हो जाती है, मतलब ग्लेशियर ब्लास्ट हो जाता है, या ग्लेशियर ब्लास्ट कहा जाता है। लोक संपत्तियों के लिए विनाशकारी होता है। इसे अनदेखा ना करें। अनदेखा नहीं करें इसलिए कि 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनद विस्फोट हो गया। इसके बाद कई भूस्खलन हुए
भारत में महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाढ़ में कई गांव बह गए, साथ ही कई सड़कों और पुलों भी बह गए। बिल्कुल देखा जाए कुल मिलाकर लगभग 6,000 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, जिनमें से अधिकतर तीर्थयात्री थे। समझ गए। उसी तरह अभी असम में, सिक्किम में ये सब होता है। सबसे ज्यादा चक्रवात तो अलग बात है, चक्रवात तो बहुत खतरनाक है, लेकिन भूस्खलन में ज्यादा लोग मरते हैं। जंगल की आग लगती है तो उसमें जानवर ज्यादा हानिकारक होते हैं। बाढ़ आना, इसमें मान हानि होता है, मानव और जंतु दोनों जाते हैं। भारी वर्षा पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसे जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है। बहु या जल मार्गों पर जो है अतिक्रमण और जल प्रवाह के विरुद्ध होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल की भूमि जो होता है द्वारा अवशोषित नहीं कर पाता है, भूमि नहीं कर पाता है। अगर मिट्टी होता तो अवशोषित कर लेता है, तो चांस होता है कि ठीक है। जैसे भूस्खलन बहुत जगह अभी भी हो रहे हैं। भूस्खलन सैल कहिए, रॉक कहिए, मिट्टी कह सकते हैं, मलबे कह सकते हैं, अचानक ढहने लगता है, जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप और ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में के साथ ऐसी पश्चिमी घाटी क्षेत्र में और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान ही होता है, ऐसे नहीं होगा। मानवीय गतिविधि जैसे वनों की कटाई के कारण होता है। स्वीकृति विधियों का पालन किए बिना जो है आधारभूत ढांचे द्वारा किया जाता है, उसके कारण निर्माण होता है। जल की प्राकृतिक प्रवाह के अवरुद्ध करने वाली होती है। अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण होता है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन को संभावना बढ़ गई है, याद रखिएगा। दावा नल की बात करते हैं। दावा नल जो है जंगल की आग। दावा नल एक अनियंत्रित आग है जो जंगल में तीव्र गति से फैलती है। ये वे शुष्क जलवायु जन है, परिस्थितियों है जिसमें सूखा और तेज हवाओं के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों और घासों के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वतीय श्रृंखला में जो है दावा नल और एक आम बात हो गई। और बात करें, आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीवों, पारिस्थितिक तंत्रों में हानि पहुंचाती है। हवा की गुणवत्ता को खराब करती है। स्थानीय जो समुदाय है उसे विस्थापित होने में विवश करती है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण, आर्थिक दोनों हमारे लिए हानिकारक होते हैं। आइए पता लगाएंगे। 3.15 चित्र को देखेंगे और आपदा के प्रकार के पहचानेंगे और लोगों को, पेड़ पौधे, जानवर और आर्थिक जीवन के पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन करेंगे। देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्षों पहले मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से बने थे। ये लाखों वर्षों से मिट्टी और शैल परतों या समुद्र के नीचे दबे हुए थे, जहां गर्मी और दबाव ने उन्हें धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। इसी के फायदा उठाने के चक्कर में हम लोग अपने प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन जो है, ये जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है जलवायु में महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक परिवर्तन। यह जो है संपूर्ण पृथ्वी या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। इसमें तापमान, वर्षा, मौसम की घटनाएं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछली देखा जाए शताब्दी कहिए, पिछली प्राकृतिक प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया गया है, जिससे समझने में हमें पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद ये देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन, अत्यधिक और अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होती है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती है। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है।
जलवायु परिवर्तन में हम जो गतिविधियां जैसे कि उद्योग होना, परिवहन होना, कृषि में कुछ ही शताब्दियों में ने हरित गृह गैस या मतलब ग्रीन हाउस गैस का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया गया। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मियों को रोकती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधे, जानवर और मानव समाजों ने जो है स्वयं को अनुकूलित किया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्यतः 1 से 3 डिग्री बताई जाती है। ठीक है, हरित प्रभाव एवं वैश्विक तापमान की बात करेंगे तो ये सब आप पिक्चर देख सकते हैं। अधिक था, याद रखिएगा, यहाँ पे जो है सहायता कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। इसका असर न केवल उत्पादन पर बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। यह मात्र एक उदाहरण है जो दिखता है कि कैसे गर्मी होती है, जो पृथ्वी हमारे लिए बढ़ाती चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारण या कारणों के बीच के संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता कर सकता है। ये समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूलन आचरणों और लचीलेपन और अनुकूल के निर्माण की आवश्यकता में भी समर्थ करता है। कौन? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो भारत जो है विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण मतलब नए नए आविष्कार का उपयोग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे हरित गैसों का उत्सर्जन की कटौती करना, वृक्षारोपण करना, नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। किंतु ये प्रयास जो है आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गए, नए आएंगे। टॉपिक है नए आरंभिक, जो कि इसे भी हम समाप्त करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।